बेटा क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर 6 जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, लाइंस एंड एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज इस क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक्सरसाइज ही डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बेसिक फंडामेंटल भी सीखेंगे। बेसिक फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मूव कर जाते हैं, जबकि उनको चाहिए कि पहले हम इंट्रोडक्शन की जो पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट को अंडरस्टैंड करें, समझें। तो इस क्लास में हमें क्या करना है, इसके बेसिक फंडामेंटल भी सीखेंगे ज्योमेट्री के, और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 6.1 भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो बने रहेगा इस क्लास में। क्लास लेंदी हो सकती है, डोंट वरी अबाउट इट, बट मैं कोशिश करूंगा कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपका क्लियर नहीं हुआ। इस क्लास के बाद जब आप फाइनली देखेंगे तो आपका लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होंगे। बिकॉज 6.2 को करने के लिए 6.1 का समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं। कुछ हमने यहाँ पर बेसिक जो टर्म्स ले रखे हैं जो ज्योमेट्री में यूज होते हैं। जैसे आपको पहला यहाँ पर वर्ड दिख रहा है, लाइंस। अब आपसे पूछा जाएगा कि लाइंस क्या होती हैं, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लाइन की बात कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना। एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हम बात करें बिल्कुल सिंपली, स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोथ साइड फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि ये एरो का साइन ये शो कर रहा है कि आप लेफ्ट पे भी जा सकते हैं, राइट पे भी जा सकते हैं। तो इससे एक बात क्लियर होगी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना, सेगमेंट हो सकती है, लाइंस हो सकती है, रेज हो सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी कि इसको हम लाइन कब बोलेंगे और रे कब बोलेंगे। तो अब दूसरा हमसे पूछ रहा है रे। तो रे में क्या होता है कि एक हमारा एंड पॉइंट होता है, ये इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये लेफ्ट साइड को नहीं जा सकती, लेकिन राइट की तरफ अभी भी बढ़ सकती है। इसको एरो भी हम नाम देते हैं। और रे की खास बात क्या है कि वो लेफ्ट भी चलेगी, राइट भी चलेगी, लेकिन रे कभी भी दोनों साइड की तरफ मूव नहीं करेगी। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पहला हमारा समझ में आ गया। दूसरा हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि सेगमेंट का मतलब है पार्ट, यानी लाइन का एक पार्ट होता है। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक लाइन ली और इस लाइन में से बीच में से एक पार्ट ले लिया, दैट इज ए और दैट इज बी। तो जो ए बी है दैट इज लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। रे के अंदर 1 एंड पॉइंट होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट में दोनों दोनों क्या होते हैं, एंड पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर सेपरेट लिखना चाहूं तो मैंने यहां पर एक ए और बी, इसको मैंने दिखा दिया। इसका मतलब इसके दोनों के दोनों क्या है, एंड पॉइंट है। फोर्थ नंबर पे आपसे पूछा है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है, एक तरीके का ये पॉइंट है, इसको हम डॉट भी मेंशन कर सकते हैं। और इस पॉइंट की खास बात क्या है, ना तो इसकी लेंथ होती है, ना इसकी विड्थ होती है, ना ही हम इसको मेजर कर पाते हैं। बट देखिए लेंथ, अगर हम रे की बात करें तो रे में लेंथ तो होती है लेकिन विड्थ नहीं होती। और अगर हम बात करें लाइन की तो लाइन के अंदर लेंथ होती है लेकिन विड्थ नहीं होती। सेम सेगमेंट के अंदर भी लाइन सेगमेंट है, उसमें भी एक लेंथ होती है लेकिन विड्थ नहीं होती है। सेम अगर हम बात करें पॉइंट की, तो पॉइंट के अंदर ना तो लेंथ होती है ना विड्थ होती है, किसी भी तरीके का ये मेजरमेंट नहीं कर सकते। यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा, जैसे ये जो डॉट आप देख रहे हैं या जो पॉइंट देख रहे हैं, अगर इसी को हम कंबाइन कर दें, देखिए ध्यान से, मैं इन्हें क्या किया इन सबको, तो क्या मुझे कुछ डिफरेंट चीज मिल रही है? क्या मिल रहा है मुझे लाइन मिल रही है। इसका मतलब जो पॉइंट है इनका कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, लाइंस बनती है। यह ध्यान रखना। तो जो लाइंस है, रेज है या लाइन सेगमेंट है, इनका कॉम्बिनेशन किसका है, पॉइंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जब भी 3 या मोर देन 3 पॉइंट है ना, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर किसी लाइन पर है, किसी लाइन पे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर ए, यहाँ हमने ले लिया सपोज बी, यहाँ ले लिया हमने सी,
जब 3 या मोर देन 3 पॉइंट अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे होंगे तो हम उसको कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अगर यही नॉन कॉलिनियर की बात करें तो जस्ट इसके अपोजिट है, मतलब ये जो पॉइंट होंगे वो किसी पर्टिकुलर लाइन पे नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये सिंगल लाइन तो नहीं है। जब सिंगल लाइन नहीं है और पॉइंट है 3, इसका मतलब ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो गए। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल को समझना भी जरूरी है। एंगल को समझने के लिए यहां देखिए बेसिक चीज समझ लेते हैं। जब भी आप एंगल कहेंगे तो यहां पर 2 रेज होती हैं और इन 2 रेज के कॉम्बिनेशन से यहां देख रहे हैं दिस इज वर्टेक्स। ये वर्टेक्स भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। और इस वर्टेक्स के यानी जब दोनों रेज जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, उसी पॉइंट को हम एंगल बोलते हैं। क्या नाम लेते हैं? एंगल। आर्म्स क्या होती हैं ये देखते हैं हम। ये आर्म्स है आपकी, दिस इज आर्म, ये आपकी आर्म है। वर्टेक्स आपको समझ में आ गया, ये वर्टेक्स है, ये आपका एंगल है, ये आपके आर्म्स हो गए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आई होप के समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला पॉइंट भी क्लियर करते हैं। यहां पर देखिए आपके पास 5 एंगल दे रखे हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सब एंगल पता होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए जब हम लाइंस एंड एंगल पढ़ रहे हैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसमें 0 और 90 के बीच में होते हैं। 0 और 90 के बीच में। जैसे मान लीजिए हमने एक एंगल लिया, दिस इज 60 डिग्री, तो ये हो गया ए बी सी। तो ये एंगल आपका कितना हो गया? 60 डिग्री। और 60 डिग्री है इसका मतलब 90 से छोटा है। अगर 90 से लेस है इसका मतलब ये हमारा एक्यूट एंगल है। दूसरा आपसे पूछ रहा है राइट एंगल, तो दूसरा आपका क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा याद रखेंगे 90 डिग्री होता है। तो अगर 90 डिग्री है तो आपका क्या होगा? राइट एंगल होगा। तीसरा आपसे पूछा है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा 90 से ग्रेटर होगा। 90 से ग्रेटर होगा बट 180 से लेस होगा। इस मींस इसको हम फीड करेंगे 90 और 180 के बीच में। 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस अगर है तो आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इट मे बी के 150 हो सकता है, इट मे बी 130 हो सकता है, 170 हो सकता है। 180 से कम होना चाहिए। 179 भी अगर है तो भी वो आपका क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्लियर? अगर आपसे पूछे स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल को आपको समझना है, सिंपल एक लाइन होती है, दिस इज। और इस लाइन पे जब आप देखेंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने होंगे आपके, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो आपका क्या होता है? 180 का होता है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री का होगा, याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन पे। उसके बाद आपसे पूछा है रिफ्लेक्स। अच्छा, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 से ग्रेटर होगा। सपोज करो कि मैंने यहां ले लिया, ये एंगल कितना हो गया? मान के चलते हैं ये आपका 180 60 240 मान लेते हैं। अब ये 240 डिग्री है, इसका मतलब 180 से ग्रेटर है, 360 से लेस है। तो 180 से अगर ग्रेटर होगा और 360 से लेस होगा तो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्लियर है? तो ये एंगल भी आई होप कि आपने 6th क्लास में भी पढ़े होंगे, 7th 8th, है ना? फिर भी हमने यहां पर इसको डिस्कस कर लिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहां से भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं। पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? बेसिक समझिए। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी आपसे पूछेगा इसका मतलब है कि ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो जाए। सम कितना हो जाए? 90 हो जाए। सपोज करो अगर मैं पूछूं आपसे 30, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताएं, है ना? व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30? तो इसका मतलब है कि 30 में हमको कितना प्लस करना है या करें कि वो 90 हो जाए। समझ में आ गई? तो आंसर क्या हो गया? 60। तो 60 हमारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 का। अगर आपसे पूछ लेता कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आंसर क्या हो जाता? क्या हो जाता? 30। अब आपसे जरूरी नहीं कि नंबर्स में वैल्यू पूछे, उसने कहा
कि एक एंगल लिया उसने, सपोज करें ए डिग्री है, एक एंगल है और पूछ रहा है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ए। तो ए या एक्स कुछ भी हो सकता है। तो ए का जब आप कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालेंगे तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आसान तरीका देखिएगा, हमेशा याद रखें जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है तो आपको 90 में से इसको माइनस कर देना है। तो 90 माइनस ए डिग्री, 90 में से इसको सेपरेट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। मान लें कि आपके पास है 75 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 90 में से 75 को सेपरेट करेंगे, कितना मिला, 15। तो 15 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आसान तरीका समझ में आ रहा है। सेम चीज जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्री में भी यही चीज आपको समझनी है। फर्क कितना है, सप्लीमेंट्री की जब बात आएगी तो यहां पर जब 90 चल रहा था, अब क्या चलेगा, अब 180 चलेगा। तो आपसे पूछेगा 120 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, तो ऐसा नंबर जो ऐड करके 180 आ जाए, 120 में कुछ ऐसा एंगल ऐड करो कि 180 आ जाए। या सबसे आसान तरीका, इसमें से 180 में से 120 को सेपरेट कर दो, कितना आया, 60। इसका मतलब 120 का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है, 60 है। क्लियर है। तो 120 का जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो कितना होगा, 60 होगा। इसमें एक चीज और आती है जो कॉम्प्लीमेंट्री में भी पूछ सकता है और सप्लीमेंट्री में भी पूछ सकता है। कभी कभी कहता है कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट एंगल बताएं जो आपस में इक्वल हो, जो आपस में इक्वल हो। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के। एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट कर लें, भाई हमको पता है 45 और 45, आपने डायरेक्ट कर दिया, आंसर हो गया 90। ठीक है, समझ में आ गया। मान लें कि अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है तो इतना तो मान सकते हैं कि एक एंगल x है, दूसरा भी x है, और दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है। तो हमने यहां से क्या किया, ये हो गया 2x इक्वल 90। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, 45। ये आप देखिएगा 45 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये है कि एक एंगल भी 45 है, दूसरा भी 45 है। एक क्वेश्चन और घुमा के पूछता है कि एक कॉम्प्लीमेंट एंगल दूसरे कॉम्प्लीमेंट एंगल से 3 टाइम है। एक कॉम्प्लीमेंट एंगल दूसरे कॉम्प्लीमेंट एंगल से 3 टाइम है, या एक कॉम्प्लीमेंट एंगल दूसरे से 2 टाइम है। तो अगर 2 टाइम वाले को सॉल्व करें तो कैसा होगा, क्वेश्चन समझिएगा। एक कॉम्प्लीमेंट एंगल दूसरे का 2 टाइम है। तो मैंने मान लीजिए कि फर्स्ट एंगल हम मान ले रहते हैं x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, 2x, और इन दोनों का सम क्या होगा, अगर कंप्लीमेंट कर रहा है तो दोनों का जो सम होगा वो x प्लस 2x इक्वल हो जाएगा 90 के। ये हो जाएगा बेटा 3x और ये 90। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 90/3 कितना हो जाएगा, 30। समझ में आया, आसान तरीका है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एनसीईआरटी में अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो आप आरएस या आरडी पढ़िएगा, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। या एग्जाम्पलर आप पढ़े तो क्वेश्चन तो आपको मिल जाना है ना। तो इससे परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन आपको ये इस तरीके के नहीं मिलेंगे। सेम क्वेश्चन आपको सप्लीमेंट्री में भी पूछ सकता है घुमा के, तो वो आप कंफ्यूज नहीं होना, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो पॉइंट है वो क्या पूछ रहा है, एडजेसेंट एंगल होते हैं। अब भाई एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमने कोई एंगल लिया, दिस इज ए, बी, सी, इसको हमने डी मान लिया। सपोज करो यहां पर देखिए एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है। तो जो एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर में है। एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, बराबर में। जो बराबर में होते हैं उन्हीं को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा यहां पर एडजेसेंट एंगल का पेयर बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी। अच्छा, यहां एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब भी हम एंगल को लेंगे, जैसे हमने क्या इस वाले एंगल को ले रहे हैं, तो ये जो बी है वो बीच में आना चाहिए। एंगल हमेशा मिड में आता है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। एंगल ए बी डी लिख दें इसको,
अच्छा ए बी डी है, ओके। हम चाहे इसको ए बी डी लिख दें या डी बी ए लिख दें, ठीक है। ए बी डी, डी बी ए। इस एंगल को जब हम शो करना चाह रहे हैं सेकंड को, तो हम लिखेंगे डी बी सी या सी बी डी। समझ में आ गई बात? सी बी डी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप एंगल 2 को दिखा रहे तो आपने लिख दिया एंगल बी सी डी, होगा ही नहीं। हमेशा जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उस एंगल को मिड में लेते हैं, उस पॉइंट को मिड में लेते हैं, ठीक है, तभी आपकी वैल्यू सही आएंगी। तो आई थिंक एडजसेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 4 को देख लेते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर की जब बात आती है इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बने होंगे। कैसे? स्ट्रेट लाइन पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ली और उस पे हमने एंगल बना दिए। ये एंगल सपोज करो इसको हमने ले लिया ए ओ, ये हो गया बी और ये हो गया सपोज सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों एंगल आप देख रहे हैं कहां पर मिल रहे हैं? ओ पे। इसका मतलब ये आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस, बहुत ध्यान समझिएगा, एंगल ए ओ बी प्लस ए ओ सी इक्वल कितना होगा? 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस पर बहुत क्वेश्चन करेंगे। 6.1 ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पर डिपेंड है। इसको बहुत ध्यान से समझ के करिएगा। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? ऑलवेज 180। सपोज करो कि मैंने कोई एक एंगल लिया, एक लाइन ड्रॉ की और इस तरीके से हमने इसको क्रॉस कर लिया। अब हम देख रहे हैं ध्यान से, ये हमारा क्या है? लाइंस है। ये हमने क्या लिया? एंगल। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। तो ये हमारा क्या है? लाइंस है। और लाइंस के ऊपर हमारे पास देखो एक एंगल, 2 हो गए, 3 हो गए, इन सबका सम कितना आएगा? एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, इनको एंगल शो कर दो, इक्वल क्या होगा? ऑलवेज 180। समझ में आ गई बात? तो इन तीनों का सम क्या हो गया? 180। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है? लाइंस पे है। इसको हम बोल सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिफ्थ पैटर्न पे भी देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या पूछा है देखिएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं देखते हैं। जब भी एक लाइन दूसरी लाइन को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। जब भी एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही होती है तो वहां पर एंगल बन रहे होते हैं। देखो एक एंगल ये बना, एक एंगल यहां पर भी बन गया, चलिए तो भी ले लिया। एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है ना। अब आप देखो इसमें वर्टिकल अपोजिट क्या है। तो यहां पर जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ये याद रखिएगा, जब वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो वो आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इसी तरीके से 3 और 4 आपका क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, होगा ना। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बन रहे हैं। यहाँ देखो एंगल 4 और एंगल 1, एंगल 4 का टोटल 180 होगा या नहीं? सेम तरीका यहां भी देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का भी सम कितना हो जाएगा? 180। अच्छा यहां भी देखिएगा लीनियर पेयर बन रहा है। यहां देखो ध्यान से, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम भी क्या होगा? 180 होगा। यहां भी देखो लीनियर पेयर बन रहा है ये, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180। कैसे भी घुमा ले वो, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। 180 कब आएगा? जब स्ट्रेट लाइन पे एंगल होंगे बने हुए, तो जितने भी एंगल है सभी को प्लस करेंगे तो 180 के इक्वल हो जाना है उसको। अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेंगे और आपको आना भी चाहिए ऑलमोस्ट। पहली चीज पूछी है उसने, इंटरसेक्टिंग।
और दूसरा है नॉन इंटरसेक्टिंग। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन को कहीं पर भी वो क्रॉस कर रही है, कहीं पर भी क्रॉस कर रही है, जैसे अभी हमने पहले देखा, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हमने मान लिया एल, ये हमने मान लिया एम, तो एल और एम आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। या आप लाइन का फॉर्म इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। सपोज हमने लिया यहाँ पर एक लाइन दिस और एक लाइन दिस, अगर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो क्या होंगी, तो ये पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब होता है कि एवरी पॉइंट, है ना, हर एक पॉइंट पर इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ये पैरेलल लाइन का, है ना, रूल है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस should be same, then these lines are called parallel। तब इन लाइन को हम कौन सा नाम देते हैं, पैरेलल। और पैरेलल लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल लाइन। क्लियर है, ठीक। अब एग्जांपल ले सकते हो, कहीं पर इस पैनल को आप जरा देखें, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन आपस में कभी मिलनेगी नहीं, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, पैरेलल लाइन दे सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। या कहीं पर आप देख रहे हैं कोई रोड है, रोड के दोनों किनारों पर जो लाइंस हैं वो क्या हो गई, पैरेलल लाइन, जो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। उसके बाद इन्होंने एक चीज और पूछी है, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल होता क्या है, देखिए इसको क्या समझते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ की, हमने यहां पर कुछ इस तरीके से नोट किया, ये हमारे पास चलिए ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, इसको हमने मान लिया चलिए सी। यहां भी कोई एंगल होगा, ये भी कोई एंगल होगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ एंगल क्या बनेगा, अगर मैं यहां पर बात करूं, इसको सी ले लेते हैं, तो सी ओ बी, सी ओ बी है क्या, ये सी ओ बी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो गई। तो सीओबी इक्वल किसके होगा, एओसी के होगा, एंगल एओसी, और प्लस एओबी, एंगल एओबी। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है। एक और समझ लो, हमने क्या किया, एक एंगल लिया इस तरीके का, या वेट, हमने क्या किया, एक एंगल इस तरीके से लिया और इसमें एक लाइन ड्रॉ की। अब देखिए क्या है, ये ए ओ बी सी, ध्यान समझिएगा। हम इस कंप्लीट एंगल को ए ओ बी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। अब इस ए ओ बी में एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, और एक एंगल पूरा भी है, ठीक है। तो ए ओ बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 2 के। तो एंगल 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एंगल ए ओ सी से, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी, एंगल सी ओ बी है। इसको पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। इस तरीके के पेयर भी आपको देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। ओके, एग्जाम दे रखी 6.1, ऐसे रीड कर लेते हैं, अगर लगेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। कह रहे हैं इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, कोई लाइन है और उस पर एक रे स्टैंड है, वेट, उस पर एक रे स्टैंड है, then the sum of the two adjacent angles so form is 180। तो इन्होंने क्या कहा, एक एक्सिम है, एक लाइन ले लीजिएगा, इन्होंने कहा एक लाइन है, उस लाइन पे एक रे फॉर्म की गई है, और ध्यान समझिएगा, हमने रे लाइन के ले ली ए बी, इसको हमने मान लिया ओ, ये क्या हो गई सी। क्या कह रहा है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन
एक लाइन पर एक रे स्टैंड है, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, एक एंगल हमारे पास यहां बन रहा है दिस, एक एंगल यहां बन रहा है y, तो इन दोनों का जो सम होगा एंगल x प्लस एंगल y वो कितना होगा 180 होगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लीनियर एंगल ऑफ द सम ऑफ लीनियर एंगल का. Recall that when the sum of the two adjacent angle is 180. अब आपको याद करना है कि जब भी एडजेसेंट एंगल का सम आपको 180 मिल जाए तो याद रखिएगा दे आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था. तो वो क्या कहलाएंगे, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे. तो ये दोनों के दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, बिकॉज इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180. ठीक है, ओके. अगला 6.2 एक्सिम क्या बोल रही है, इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन. देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सिम को समझो. कह रहे हैं इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, कोई भी एडजेसेंट एंगल है, हमने टू एडजेसेंट एंगल मान लिए, ठीक है. एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, और ये दोनों एंगल क्या है आपस में, एडजेसेंट एंगल है. थ्योरम हमसे क्या कह रही है, एक्सिम क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम है, ये x से ये y, इन दोनों का सम अगर 180 है, मान लीजिए मैंने लिख दिया एंगल x प्लस एंगल y इक्वल 180. आगे क्या बोल रहा है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म्स कौन सी है, ये और ये. तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो एक लाइन को फ्रेम करेंगे. क्या बनाएंगे, वो एक लाइन को फ्रेम करेंगे, जैसे इन्होंने यहां पर किया है. फॉर ऑब्वियसली रीजन द टू एक्सिम्स अबव टुगेदर इज कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ द एक्सिम्स. तो ये दोनों के दोनों एक्सिम क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एक्सिम्स. क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैं यहां पर इसको बता देता हूं. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप खुद भी कर सकते हैं. देखिए कह रहे हैं फिगर 6.9 लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर, PQ RS. तो फिगर तो मैंने नहीं लिया है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में ये फिगर गिवन होगा. PQ, इसको हमने PQ मान लिया, इसको हमने RS मान लिया, ठीक है. एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ O, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, O होगा. और कह रहे हैं POR एंगल, POR रेशियो एंगल POQ, POQ इक्वल होगा 5:7. ठीक है, 5:7. देखो POR दिस एंगल और POQ नहीं है, ROQ है ना, ROQ. तो ROQ होगा ROQ दिस वन. इन दोनों का जो सम है वो 5:7 दे रखा है, नहीं उनका रेशियो दे रहा है 5:7 है. तो इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के. एक तो तरीके ये है कि हम अगर डायरेक्ट इस एंगल को निकालें, तो इसमें निकालने के लिए हम दो तरीके से करेंगे. पहला मेथड क्या है, तो फर्स्ट मेथड को आप समझे, जो एनसीईआरटी में भी शायद दे रखा है. अगर मैं फर्स्ट मेथड यूज करूं तो मुझे निकालना है एंगल POR की वैल्यू. तो जो POR कितना है, देखिए 5, तो हमने 5 ऊपर लेनी है, इन दोनों का सम करें 12 हो जाएगा इंटू 180. क्यों, क्योंकि दोनों का सम 180 है. तो एक तो ये है, इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. 12 कितना आ गया, 75 डिग्री. POR आपके पास कितना आ गया, POR आ गया आपके पास 75 डिग्री. अगर मैं करूं इसको ROQ को निकालूं, तो एंगल ROQ निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब ये 5 ऊपर आए थे, ये हमारा कितना दे रखा है 7, तो हो जाएगा 7/12 इंटू 180. इससे अगेन इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री. तो इस तरीके से आपके दोनों एंगल फाइंड आउट हो गए. तो ये मेथड एनसीईआरटी में भी दे रखा है और आप चाहें तो इसको कर सकते हैं.
दूसरा, अगर हम इनमें कॉमन जो रेशियो है अगर उसको मान लें, लेट द कॉमन रेशियो, अगर हम इसको ले लें कॉमन रेशियो x मान लें, तो इसकी जो वैल्यू होगी, देखिए एक होगा 5x मींस एंगल POR इक्वल हो जाएगा 5x के, और एंगल ROQ कितना हो जाएगा, 7x। और हमको पता है इन दोनों का सम कितना है 180, तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 7x इक्वल 180, तो ये हो जाएगा 12x इक्वल 180। x की वैल्यू आएगी 180 अपॉन 12 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 15। कितना आ गया आपके पास 15 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे 5 इंटू 15 75, यह हो जाएगा 7 इंटू 15 105। तो इस तरीके से भी आपको दोनों के दोनों एंगल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी में मेथड गिवन है तो आप इसको भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने ये मेथड यूज कर लिया तो ये गलत हो जाएगा, ये कर लिया तो ये गलत है। जो भी आपको सुटेबल मेथड लगे आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। यहां से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही 6.1 की, तो चलिए समझ लेते हैं और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेंथी एक्सरसाइज है। आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन है और अच्छे से समझ के इसको सॉल्व करेंगे। 6.1 का देखिए पहला क्वेश्चन यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और समझेंगे। देखिए बहुत डीपली समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और अगर आपने इसको समझ के नहीं किया ना तो मुश्किल हो जाएगा। एंगल में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये रहती है कि बहुत सारी है ना, ये अल्फाबेट होते हैं, तो ये अल्फाबेट की वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है कि कहीं हमने माइनस से भी गलती कर दी ना तो फिर सही नहीं हो पाएगा वो। तो चलिए इसको समझते हैं और बिल्कुल डीपली इसको करने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं इन फिगर 6.13, इस फिगर की बात करें 6.13 इस फिगर की, लाइन ए बी, जो ए बी आप देख रहे हैं ना, इस लाइन की बात है। ए बी एंड सी डी, और ये है आपका सी डी, इंटरसेक्ट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल ए ओ सी, देखो ए ओ सी, इस एंगल की बात किसने, बी ओ ई, इस एंगल की बात की, और इन दोनों का सम कितना दे रखा है 7। तो लिखिए जरा, यह लिखेंगे गिवन है, क्या गिवन है बेटा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, और ये कितना है 70। बहुत ध्यान समझिएगा, इन दोनों एंगल का सम हमारे पास 70 दे रखा है। ठीक है, एंड और क्या दे रखा है, एंगल बीओडी कितना है 40, और बीओडी है किधर, बीओडी कितना है ये, और ये एंगल कितना है 40। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर ये 40 है तो क्या ये भी तो 40 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप यहां से ये इसको निकालिएगा, एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के, और ये इक्वल होगा 40 के। ब्रैकेट में आप लिखिएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए अभी आपको पता है इन दोनों का जो सम था वो आपको 70 दे रखा है। AOC की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो BOE आपस में आपको निकली जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी, तो आप लिखिएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल होगा 70। इसकी वैल्यू आपको 40 गिवन हो गई, BOE इक्वल 70। अगर मुझे एंगल BOE की वैल्यू चाहिए तो 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा 30। मीन्स ये एंगल आपके पास 30 आ चुका है। क्लियर है।
अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए वो देखिएगा, BOE चाहिए था, BOE आ चुका है या नहीं? BOE एक आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब देखिएगा COE, वो भी रिफ्लेक्स में पूछ रहा है, COE। पहले तो आप COE की वैल्यू निकालिएगा। अब COE की वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों को प्लस कर दो। सबसे आसान तरीका क्या है, देखो, दिस, क्योंकि AB क्या एक लाइन है, लिखो AB इज अ लाइन, और अगर AB एक लाइन है तो इन सबका सम क्या होगा, 180। तो लिखोगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल हो जाएगा 180। ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस इसका COE नहीं पता प्लस 30 इक्वल 180। मुझे चाहिए सिर्फ एंगल COE की वैल्यू, 180 माइनस 70, 110 आ गया या नहीं? लेकिन मुझे निकालना था, क्वेश्चन में कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल, तो यहां लिखोगे एंगल COE, जब रिफ्लेक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 110, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 0, 5, 2। आंसर क्या आ गया, 250। तो आंसर हमारे पास 250 आ चुका है अगर हम COE की वैल्यू निकालेंगे रिफ्लेक्स में। क्लियर है, आसानी से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है, एक फिगर गिवन है जो बराबर में आप देख रहे हैं, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट। एक XY लाइन देख रहे हैं आप ये, और एक है MN, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। ऊपर इफ गिवन है, देखिएगा यहां लिखो, गिवन क्या है कि एंगल POY, थोड़ा सा इसको डार्क करो, POY इक्वल है 90 डिग्री के, ठीक है। एंड POY अगर 90 डिग्री है तो ये आपका गिवन है, यहां लिख सकते हो आप, ठीक है। और हमको दे रहा है कि A और B, या लिखो A/B इक्वल है 2/3 के। बहुत समझने की बात है। तो लेट कॉमन रेशियो B x मान लें, ठीक है। जब कॉमन रेशियो x है तो यहां पर जो A होगा, एंगल A वो 2x हो जाएगा, एंगल B जो होगा वो 3x हो जाएगा, और एंगल A और एंगल B इन दोनों का सम कितना होगा बताओ, क्योंकि इधर आपका 90 है, XY एक लाइन है, तो आपके पास XOP का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब यह है कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल होगा 90 डिग्री के। क्यों होगा, बिकॉज एंगल XOP 90 डिग्री गिवन है ना। हम चाहे तो इसको और निकाल के दिखा भी सकते हैं। यहां देखिएगा एंगल A हमारे पास है 2x, B कितना है 3x, इक्वल कितना होगा 90 के, 5x हो गया। ये मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या करना है बेटा, 90/5, 5 से इसको डिवाइड करो, 18 आ गया, x की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। डिग्री नहीं, अभी 18 है। जब x की वैल्यू 18 है तो मुझे एंगल A चाहिए। एंगल A कितना है 2x, 2x की वैल्यू कितनी है 18, 36 डिग्री आ गया। एंगल B कितना है 3x, 3 इंटू 18, 18 3 जा 54, ये आपके आंसर आ गया। इन दोनों का सम 90 चाहिए, 90 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब आंसर आपके ओके हैं, कोई कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन थर्ड में देखो आपसे क्या पूछा है, इजी है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। गिवन है, देखो बेटा यहां पर लिखो, जो गिवन होता है उसको हमेशा पहले लिखते हैं। गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू के। इसमें समझो अब पी क्यू आर यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं, इक्वल है। जब दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और आपको पता है कि इन दोनों का सम अगर मैं यहां पर एंगल ले लूं 1, यहां ले लूं 2, तो ये 1 और 2 का जो सम होगा वो 180 होगा। ऐसे यहां पर मैंने ले लिया, यहां पर 3, यहां ले लिया 4, और 3 और 4 का सम भी 180 होगा। ये समझने के लिए ले रहा हूं, लिखेंगे कैसे इसको देखिएगा। तो लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल होगा 180 के। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। क्लियर है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से इस पे जाएंगे, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल किसके हो जाएगा, 180 के। इसको हमने 2 इक्वेशन मान ली। यहां देखिए दोनों तरफ 180 है ना, जब दोनों तरफ 180 है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने क्या करा, जब 180 दोनों है तो इसको इसके इक्वल कर दिएंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। हो गया ना इक्वल। अब जरा सोचो, जब इक्वल हुआ और ये हमारे पास गिवन है, तो हम पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकते हैं नहीं, तो लिखेंगे पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब देखो पी आर क्यू कैंसिल हो गया आपस में, बचा क्या, जो बचा वही तो ऑप्शन है। आंसर हो गया पी क्यू एस इक्वल होगा एंगल पी आर टी के। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। किसी को कोई दिक्कत हुई, कुछ नहीं हुआ, इक्वेशन फर्स्ट बनाई, इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व किया, यहां से जो कट रहा है उसको काट दिया, जो बचेगा जो रिमेनिंग पार्ट है वही उसका सॉल्यूशन होगा। आई थिंक कि कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी अगर देखा जाए तो इजी है। इजी इसलिए है कि कुछ चीजें दे रखी हैं, कुछ हमको प्रूव करना है। प्रूव ये करना है कि AOB जो है, AOB एक लाइन है, और AOB लाइन प्रूव करने के लिए कैसे ही करके आप ये प्रूव कर दें कि x और y का जो सम है वो 180 हो जाए, या y प्लस z का जो सम है वो 180 हो जाए। यही तो प्रूव करना है। तो उसके पहले आपको गिवन क्या वो देखिएगा। देखो गिवन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल होगा w प्लस z के। ये गिवन है। जो चीज गिवन है उसको हमने वहीं छोड़ दिया। अब हमको पता है कि सारे के सारे एंगल दे रखे हैं, और सभी एंगल अगर हम देखें तो कंप्लीट एंगल हो गया, और कंप्लीट एंगल पे सबका सम हो जाता है 360। तो हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल किसके हो गया, 360 के। क्लियर है। और मुझे अगर x y की वैल्यू यहां पर गिवन है तो मुझे यही छोड़ देना है, इसको नहीं टच करूंगा। लेकिन z प्लस w की वैल्यू, z प्लस w की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई।
तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल कितना हो गया 360 के। या एंगल मैंने शो नहीं किया तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एंगल आप लगा सकते हैं। x और x कितना हो गया 2 एंगल x, y 2 एंगल y इक्वल 360। तो ये 2 बाहर हो गया, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल हो जाएगा 360। अगर मैं इस एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू निकालूं तो 360 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, कैंसिल आउट होंगे, कितना हो जाएगा 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y इक्वल 180। जब ये 180 है इट मींस AOB is a line। तो AOB क्या होगी, एक लाइन होगी, क्योंकि लाइंस पे जितने भी एंगल्स बन रहे होते हैं सबका सम कितना आना चाहिए 180। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं बचा होगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है तो आपको देखो करना क्या था, इसमें जो गिवन था हमने उसको लिख दिया, जो गिवन था, उसके बाद जो टोटल हमको बताया कि सारे एंगल यानी x, y, z, w इन सब का टोटल कितना होगा 360। हमने उसको 360 के इक्वल कर दिया, 2 पार्ट में देखो अलग अलग कर दिया। एंगल z प्लस एंगल w की जो वैल्यू होगी वो x प्लस y के इक्वल होगी, तो वो हमने यहां भी और यहां भी, तो इनको प्लस किया तो 2 को बाहर ले लिया, यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी थी 180 आ गई। और जब दोनों एंगल का सम 180 आ गया, इसका मतलब जो AOB है वो आपकी क्या होगी, एक लाइन होगी। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या गिवन है और हमको क्या फाइंड करना है। फिगर आपके सामने दे रखा है, फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हमसे कह रहा है कि POQ एक लाइन है और यहाँ पर जो OR है इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। जब ये 90 है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 90 होगा। तो इसी से आपको इसको निकालना है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ROS इक्वल होना चाहिए 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS के। तो चलिए इसको समझ लेते हैं और शुरू करते हैं। तो हमने लिखना है सबसे पहले गिवन क्या है। गिवन है आपके पास कि POQ इज अ लाइन, ठीक है, और आपको दे रखा है ROQ एक एंगल ROQ 90 डिग्री, और एंगल ROP आपका क्या होगा, एंगल ROP भी एक 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब आप लिखेंगे इन एंगल ROP। अगर हम एंगल ROP में देखें, ROP में तो कितना हो जाएगा ROS प्लस POS इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। मुझे चाहिए वैल्यू ROS की, तो एंगल ROS इक्वल हो जाएगा 90 माइनस एंगल POS के। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब हमें चाहिए, देखिए इसमें ले लिया, अब हम देखें इसमें हमको चाहिए इस वाले में, यहां से भी मुझे ROS चाहिए। तो ROS निकालने के लिए अगर मैं पूरे एंगल में से ये 90 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा ROS। तो लिखेंगे अगेन एंगल ROS इक्वल होगा एंगल QOS के माइनस 90 के। ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। अब दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल हो जाएगा 90 माइनस एंगल POS, और यहां कितना दे रखा है QOS माइनस 90। तो ये हो जाएगा 2 एंगल ROS, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 एंगल ROS आपका प्लस हो गया। देखो
यहाँ पर 90 है और यहाँ भी 90, लेकिन दोनों अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचेगा, पॉजिटिव साइन को पहले ले रहे हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के, इस 2 को अपॉन में ले जाओ तो एंगल आर ओ एस इक्वल हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। यही प्रूव करना था, आप चेक करें, यही प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर सिंपल समझना यह था कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाना है, दोनों को प्लस कर देना, अपने आप वैल्यू आपको मिल जानी है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका समझ लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें क्या पूछा है। देखिएगा, बहुत इजीली इसको सॉल्व करेंगे। कह रहे कि इट इज गिवन दैट एक्स वाई पी हमारे पास 64 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हमने एक एंगल कंसीडर कर लिया 6, ये हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा y और ये है z। x y z की वैल्यू हमारे पास 64 दे रखी है, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको चलना है बिल्कुल। x y इज प्रोसीड, तो हमने जो x y है इसको हमने आगे बढ़ा दिया और कब तक जा रहा है, वो p तक जा रहा है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, आपने फिगर ड्रॉ कर दिया। इफ रे y क्यू, y से क्यू पे एक रे हमने ड्रॉ की जो इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसको हम x मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमसे क्या पूछा है, बाकी हमको एंगल पूछे, उसको निकालने से पहले हम इन दोनों को फाइंड करेंगे, यानी x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि x y p इज अ लाइन। जब ये एक लाइन है तो हमको पता है इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई, क्या माना था हमने, क्यू, जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू बाई पी इक्वल हो जाएगा 180 के। इसकी वैल्यू 64 है, ये दोनों x प्लस एक्स इक्वल 180, मैं यहाँ लिखूँ तो 2x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 64, 6 हो गया, यहाँ पर आपके बचेंगे 7, 7 में से 6 गया 1, ये भी 1, तो ये 2x की वैल्यू 116, अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 116/2, इसकी वैल्यू बेटा 58 डिग्री है और इसकी भी 58 है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। अब जो क्वेश्चन में पूछा है ना, वो एंगल आपको निकालना है। एक एंगल पूछ रहा है जेड वाई पी, तो एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी कितना होगा जरा सोचो, जेड वाई पी दोनों को सम कर देंगे, जेड वाई पी इक्वल हो जाएगा 116। और क्या पूछा है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू जो हो जाएगा 64 प्लस 58, दोनों को प्लस कर दो, ये आ रहा है, चेक करो गलती तो नहीं हो रही, ठीक है। तो 122 आपका एक्स वाई क्यू आ गया, एक्स वाई क्यू। अब पूछ रहा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी पूछ रहा है, तो इसको लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल होता है 360 माइनस क्यू बाई पी। पहले तो ये सोचो क्यू बाई पी है कितना, क्यू बाई पी कितना है 58, तो हमने यहां लिख दिया 58, और 360 में से अगर 58 माइनस जाएंगे तो बचेंगे 2, 0 और 3, तो आंसर हमारे पास आ गया 302 डिग्री। तो इस तरीके से आपके तीनों एंगल फाइंड हो गए। इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि अब आपका जो चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 है वो क्लियर हो चुकी होगी। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट भी इसी वीडियो में, इसी क्लास में कवर कर लिया। आई होप कि अब आपके इसमें डाउट नहीं बचे हो।